This is page number. I've scrolled a little previous pages just to see कि uh, वो ग्लिम्स से कुछ याद आता है, just to give me a summary, हाँ, क्योंकि मुझे इसमें कॉल एक तो अटेंड करने का हाँ, भी उस दिन मिस हो गया और मेरे को रीडिंग का भी कैचअप एक तो करने का ये टाइम नहीं चीज मिला। इसमें आई थी बड़ी ब्यूटीफुली कि जैसे जो हमारी बॉडी में जो चीजें हैं, अगर हम्म। हमारी बॉडी अफेक्ट होती है हमारे इमोशन, थॉट्स और बिहेवियर से, अगर हम ही उसको खराब कर रहे हैं तो इसका मतलब हम में ही ताकत है उसको ठीक भी करने की। क्योंकि अगर हर चीज हमारे थॉट से ही उत्पन्न हो रही है, पैदा हो रही है, इट मीन्स कि अगर हम थॉट को रीशेप करें या उसको हम डी कोड करना शुरू कर दें, तो वो जो हमारी बीमारी है, डिजीज है, फिजिकल लेवल तक जो आ चुकी है, उसको भी हम वापस कर सकते हैं। और उन्होंने ये हम्म। भी कहा था कि ठीक है, जो जो डॉक्टर्स हैं वो अपने लेवल पे, फिजिकल लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन माइंड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि शरीर में जो भी विकृतियां या डिजीज या हम्म। डिफॉर्मिटीज पैदा हो रही है या कुछ भी गलत हो रहा है, माइंड जो है बहुत कंट्रोल कर सकता है। एक ये चीज थी। इसके अलावा और ये भी था ना कि अगर गुरु फटकार लगाते हैं, डांटते हैं हम्म, और टाइट करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो आपके भले के लिए करते हैं। हम्म, उनका मकसद जो होता है वो आपको पीड़ा देना नहीं होता, बल्कि आपको तीखा बनाना होता है और आपको आपकी धार को तेज करना होता है। वो तभी हो पाती है जब, जैसे आपने अभी शरीर की बात की कि अब जिसके शरीर में पीड़ा आती है, जब पीड़ा आती है तो फिर वो पीड़ा भी आती है। ये तो बात सही है कि हम मानसिक रूप से उससे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, बट उस टाइम पीड़ा भी आती है और वो पीड़ा चुभती भी है। तो उसके भी स्तर से ऊपर जाकर एक एक आध्यात्मिक प्रभु के साथ फेथ बनाकर एक व्यक्ति अबव द लेवल जाकर जब काम करता है, ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव सा हो जाता है लगभग। बट जब वो इस नॉलेज में आता है और ये चीजें पढ़ता है, तो वो शायद थोड़ा बेटर तरीके से इस पे काम कर पा सकता है। तो इसके विषय में उन्होंने बताया था। और यू स्क्रॉल अ बिट अप, हाँ, थोड़ा ज्यादा हो थोड़ा गया सा ये। स्क्रॉल ऊपर करो, और मतलब कि हमने पढ़ा है ये। तो उन्होंने वो उनके गुरु ये भी कहते थे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें कोई भी चीज पसंद नहीं आती तो तुम फ्री हो, तुम जा सकते हो कहीं भी। हम्म। तुम ये यू कैन जस्ट लीव द प्लेस। मतलब कि अगर तुम्हें पेशेंस ही नहीं है, अगर हम्म। तुम्हें ग्रो करना है तो यू शुड हैव पेशेंस। अगर नहीं है तो मतलब तुम इस लर्निंग के लिए ही नहीं हो। और कहते हैं हम्म। कि मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि तुम अपनी प्रोग्रेस, ग्रोथ पे, एवोल्यूशन पे काम करो, उस पे निरंतर अभ्यास करो, या उस पे हमेशा, मतलब तुम उस पे प्रैक्टिस, कंसिस्टेंटली उसी पे प्रैक्टिस करते रहो जो तुम चाह रहे हो। एंड देन इफ यू ओके। कैन मूव अ बिट, स्क्रॉल अप। यही से पढ़ना हाँ, है ना आज हमें? उन्होंने यहाँ पे ना मानसिक ऐंठन शब्द का भी प्रयोग किया हम्म, है। मानसिक ऐंठन मतलब ईगो। हम्म, हम्म। मानसिक ऐंठन हमारी ईगो होती है कि सामने वाले ने क्या कैसे दिया, हमें बोल कैसे दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई। ऐसे थोड़ा ना होता है, सबके बीच में हमें डांट दिया। यहाँ ये भी लिखा है कि कभी बाहर के भी कोई लोग आए होते थे, कभी अपने साथ के शिष्य भी होते थे, कभी कोई अध्यात्म गुरु भी होते थे। तो गुरु जी को लताड़ना है तो सबके सामने लताड़ देते थे। हम्म, मतलब गुरु ने कह दिया और तो सुन लिया। किसी के भी सामने जैसे हम बोलते हैं ना, तो ऐसा कोई बंधन नहीं होता था। तो वो सुनते थे, वो आगे से प्रत्युत्तर नहीं करते थे कि अगर कह दिया उन्होंने तो दे हैव टू फॉलो। तो उन्होंने ना मानसिक ऐंठन शब्द का प्रयोग किया। मानसिक ऐंठन हमारी ईगो, वो ईगो को बीच में नहीं आने देते थे। अगर कह दिया उन्होंने तो उनको सुनना पड़ेगा और उनको उस हिसाब से करना भी पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल था। ऐसा नहीं है कि ये लिखा हुआ है कि बहुत सरल था, ये बहुत कठिन था। अत्यंत कठिन शब्द उन्होंने प्रयोग किए हम्म, यहाँ पर मैंने भी अटल निर्णय कर लिया था कि अगर मुझे अपने में विराट परिवर्तन लाना है, मुझ में एक बड़ा चेंज लेकर आना है, तो मुझे डेफिनेटली इस पे काम करना पड़ेगा। और कई बार तो जब बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, जैसे आश्रमों में हम जाते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। हम लोग ब्रह्म कुमारी गए थे, लोग 2:30 बजे उठते थे। कैन यू इमेजिन? 2:30 बजे उठ के नहाते थे। हम जिस रूम में तो 2:30 बजे नहा रहे थे, वो 2:30 बजे कौन नहाता है? बोले 3 बजे तो हमारा, 3 साढ़े 3 बजे तो हमारा, हम संध्या पे बैठ जाते, मतलब ध्यान में बैठ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा अनुशासन है। अब हमारे जैसे जो मतलब जंगली प्राणी है, उनको बोलो कि तुम्हें 3:30 बजे उठना है, तो ये एक मतलब थोड़ा लगता है कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा ही अनुशासन वो दिखाते थे। और हथौड़े के जैसा लगता था कि जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। तिलमिला भी उठते थे, बट फिर भी उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि नहीं, मुझे अनंत को पाना है। तो yes. वो So today थैंक यू, we'll read थैंक यू। from here. Yeah. या, थैंक यू।
So we'll take up English first, Yeah, Tushar. yeah. Can you Okay. please share the English one? Yeah, it's there. It's there. If you don't like my Yeah. words, I Okay, think right. you have to read it. Let's resume from where we left. If you don't like my words, you are at liberty to leave at any time, Master assured me. I want nothing from you, but your own improvement. Stay only if you feel benefited. I am immeasurably grateful for the humbling blows he dealt my vanity. I sometimes felt that, metaphorically, he was discovering and uprooting every diseased tooth in my jaw. The hard core of egotism is difficult to dislodge except crudely. With its departure, the divine finds at last an unobstructed channel. In vain, it seeks to percolate through flinty hearts of selfishness. Sri Yukteswar's intuition was penetrating. Heedless of remarks, he often replied to one's unexpressed thoughts. The words a person uses and the actual thoughts behind them may be poles apart. By calmness, my guru said, try to feel the thoughts behind the confusion of men's verbiage. The disclosure of divine insight are often painful to worldly ears. Master was not popular with superficial students. The wise, always few in number, deeply revered him. Over to you, Sheetal, for the Hindi. Sure. तुम्हें यदि मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हो तो तुम कभी भी यहाँ से चले जाने के लिए मुक्त हो, गुरुदेव मुझसे कहते थे। मैं तुमसे तुम्हारी उन्नति के अतिरिक्त और किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखता। यदि तुम लाभान्वित अनुभव करते हो तो ही यहाँ रहो। मेरे मिथ्याभिमान को तोड़ने वाले जो प्रहार उन्होंने किए, उनके लिए मैं अपरिमित रूप से उनका कृतज्ञ हूं। कभी कभी मुझे लगता था कि लाक्षणिक तौर पर वे मेरे प्रत्येक रुगण दांत को ढूंढ ढूंढ कर उखाड़ते जा रहे हैं। इस प्रकार के कठोर झटकों के बिना अहंकार की जड़ को उखाड़ फेंकना कठिन है। अहंकार के जाते ही ईश्वर के अंदर आने का मार्ग निष्कंटक बन जाता है। अन्यथा स्वार्थ के कारण पत्थर बने हृदयों को भेद कर अंदर आने का ईश्वर का प्रयास व्यर्थ हो जाता है। मोनिका जी, आप यहां तक लेंगे, फिर नेक्स्ट पढ़ ले। जी, थोड़ा सा नीचे कर दो। हाँ जी, हमने अभी बात हथौड़ों के प्रहार की थी। वो बोले कि अगर नहीं तुम्हें लगती मेरी बातें अच्छी तो यू कैन गो, जा सकते हो यहाँ से, मुक्त हो। कोई बंधन नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई मेरा फेवरेट नहीं, ये तुम मेरे फेवरेट हो या तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, नथिंग। रहना है तो रहो, जाना है तो जाओ, मैं तो ऐसा ही हूँ। जीवन में कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, तो मैं तो ऐसा ही हूँ। गुरुदेव मुझसे कहते थे, मैं तुमसे तुम्हारी उन्नति के अतिरिक्त और कोई अपेक्षा नहीं रखता। ये जो जो कुछ भी मैं ये कड़ापन कर रहा हूँ, कड़ापन मतलब तुमसे हार्ड हो रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ तुम्हारी उन्नति चाहिए और कुछ नहीं। अगर तुम्हें लाभ फील हो रहा है तो यू कैन स्टे हियर, अदरवाइज मोस्ट वेलकम टू गो। तो ऐसा उन्होंने उनको बोला। और अभिमान तो मिथ्या ही होता है, अभिमान में कोई वजन थोड़ा ना होता है। वजन हमारा 70 kg और अभिमान का वजन 250 kg, तो टोटल मिलाकर हम 320 kg के आसपास बने घूमते हैं। तो वो कहते हैं कि ये मिथ्या अभिमान, मेरा मिथ्या अभिमान। जैसे अभी अभी मैं अभी बाहर गई तो कोई कुछ डिस्कशन हो रही थी, तो सुनाना वर्ड इस्तेमाल हुआ, तो मैंने बोला सुनाना कुछ नहीं होता, कहना होता है। हम कहते हैं, ये रॉन्ग रॉन्ग एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द थिंग्स है कि सुनाना। तो वो गुरु कुछ कहते हैं तो सुनाना नहीं है, गुरु कहते हैं। अगर हम कहते के भाव से हर चीज सुनेंगे ना, तो हम अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। और अगर हम सुनाना के भाव से सुने, गुरु जी तो मुझे सुना रहे थे सबके बीच में, मैं कोई पागल हूँ, ये सुनाने वर्ड का इस्तेमाल। हमेशा सोचो कि अगर सामने वाला है ना, वो कुछ कह रहा है मुझे और उसमें मेरे लिए कोई लेसन है। ऑलवेज थिंक लाइक दैट। तो मेरा ये मिथ्या अभिमान था, इसके लिए वो प्रहार पे प्रहार करते थे। और मैं मतलब अपरिमित, क्या बताऊं, मेरे पास कुछ शब्द भी नहीं है, मैं कितना कृतज्ञ हूँ, धन्यवादी हूँ। और कभी कभी तो मुझे लगता था कि मेरे जो खराब दांत है ना, उनको वो ढूंढ ढूंढ के उखाड़ रहे हैं। यानी कि मेरे अंदर जो कमियां है ना, मेरे अंदर जो बुरी चीजें है ना, मेरे अंदर जो आलस है ना, मेरे अंदर जो अनियमितता है ना, मेरी ये जो फॉल्स ईगो है ना, ये सारे मेरे खराब दांत हैं। और उनको क्लचर लेके ना एक एक करके उखाड़ के शरीर से बाहर कर। और इस प्रकार के कठोर झटकों के बिना तो ये जो चीज है ना, ये बाहर आने वाली भी नहीं है। और इतनी आसानी से अहंकार बाहर आता भी नहीं है किसी का, बहुत प्रयास करने पड़ते हैं उसके लिए। और अहंकार के जाते ही फिर ईश्वर आते हैं अंदर, क्योंकि दोनों
एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती, या तो प्रभु रहेंगे या अहंकार। कितना सुंदर है ये, या तो प्रभु रहेंगे या अहंकार रहेगा। अब मेरी मर्जी है मुझे किसे रखना है। मैं अहंकार को रख रहा हूं तो वो मुझे क्या सर्व कर रहा है। अहंकार को रखने से आपकी दुश्मनी हो रही है, शत्रुता हो रही है, संबंध खराब हो रहे हैं, पैसे का भी लॉस हो रहा है, हर चीज बुरी हो रही है, एनर्जी डाउन जा रही है। और अगर मैं प्रभु को अंदर रखता हूँ तो कितना कुछ आता है, सौम्यता, सौहार्दता, समन्वयता, कितना कुछ आता है, शांति, प्रेम, कंपैशन। तो डील कौन सी अच्छी है, हम सब बिजनेसमैन है, तो कौन सी डील अच्छी है, अहंकार को रखने से अच्छा लग रहा है या मेरे अंदर मुझे प्रभु को रखना है तो वो अच्छा लगेगा। तो अंदर आने का मार्ग निष्कंटक बन जाता है, मतलब बिना अवरोध के प्रभु भीतर आने लग जाते हैं। और अन्यथा स्वार्थ के कारण हम पत्थर बने हुए हृदय, पत्थर ही तो बन जाता है जब स्वार्थ आ जाता है, अहंकार आ जाता है, पत्थर के हमारे अंदर से दया निकल जाती है। हम कहते हैं भाड़ में जाए, मुझे क्या, मेरा फायदा होना चाहिए, मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरे लिए मैं और मेरी फैमिली ज्यादा जरूरी है। भैया हम तो हार्ड हार्टेड है, हमें छोटी छोटी बातों पे पिघलते हैं ना। अरे नाटक करते हैं ये लोग, ये नाटक करते हैं, इनके आंसू में मत जाया करो। ऐसे बोलकर रास्ता काट लेते हैं हम लोग, इतने पत्थर दिल हो जाते हैं। और ये प्रोसेस ही सब निकलते हैं, जब नॉलेज में ही होते तो सब ऐसे ही होते हैं। तो पत्थर बने हृदय को भेद कर अंदर आने के ईश्वर का प्रयास व्यर्थ हो जाता है। ईश्वर तो रोज कहता है मैं आऊं क्या, मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ, क्या मैं, होते तो अंदर ही है, क्या मैं जाग सकता हूँ तुम्हारे भीतर सुप्त अवस्था में, क्या मैं जाग सकता हूँ, क्या मैं आज अंगड़ाई ले सकता हूँ, क्या मैं उठ सकता हूँ। पर हमारा स्वार्थ और अहंकार, तुम्हारा दम्भ इतना इतना ज्यादा विकराल रूप लिए हुए होता है कि मतलब प्रभु तो सुनते भी नहीं, हमें कान से भी सुनाई भी नहीं देते कि वो भी हमें अंदर से आवाज मार रहे हैं, क्योंकि हम इतने पाप रास्ते पर, इतने दोषपूर्ण रास्ते पर चल रहे होते हैं। जी मैम। जी, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट पैरा भी लेते हैं। श्री युक्तेश्वर जी का अंतर्ज्ञान अंतर्भेदी था। ऊपर ऊपर कोई चाहे जो भी कह रहा हो, वे प्रायः उसके अव्यक्त विचारों का उत्तर देते थे। कोई व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हो उनमें और उनके पीछे विद्यमान वास्तविक विचारों में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। मेरे गुरु कहते थे, शांत मन से मनुष्यों के शब्दांबर की अस्त व्यस्तता के पीछे छिपे विचारों को पहचानने का प्रयास करो। जी इतना ही मोनिका करते जी। हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हम भी ऐसे ही पापी हुआ करते थे एक जमाने में। शुक्र परमात्मा का सही रास्ते पे लाया। श्री युक्तेश्वर जी का अंतर्ज्ञान अंतर्भेदी था। हम सामने क्या बोल रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं इससे, उसके पीछे विचार क्या चल रहा है, क्योंकि वो तो गुरु थे, परमात्मा के सानिध्य में थे, परमात्मा की शक्तियों से जुड़े हुए थे, उस अंतरिम यात्रा पे थे। तो वो तो ज्ञानी होते हैं ना। वो तो हमारा शरीर बाहर से, हमारे एक्सप्रेशन, हमारी इवन जबान भी कुछ बोल रही है, इसके भी पीछे जाना उनको। शरीर बहुत ज्यादा बेंड हो रहा है, जबान बहुत ज्यादा मीठा बोल रही है, मस्तिष्क में विचार चल रहे हैं, वो उसके भी पीछे जाएंगे कि ये तो बाह्य आडंबर है, ये तो बाह्य, तू अपना अपनी बाह्य परिस्थिति मुझे दिखा रहा है, ये बता तेरे भीतर क्या है, तेरे भीतर क्या है। तो वो अंतर्भेदी के ऊपर, अंतर्ज्ञान पर ज्यादा ध्यान देते थे। ऊपर से कोई कुछ भी कहता था, वो उसके उत्तर नहीं देते थे, उसके अव्यक्त विचार जो उसके मन के भीतर वास्तविकता चल रही है वो उनके उत्तर देते थे। वही कहते हैं ना, गुरुजी ने कहा सुबह 4 बजे ना, हाँ गुरुजी उठ जाएंगे, अंदर कह रहे कहाँ फंस गए, तो वो कहाँ फंस गए को पकड़ लेते थे। मतलब वो इतने ज्ञानी थे। और कोई व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हो उनमें और उसके पीछे विद्यमान वास्तविक विचारों में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। देखो कितनी गहरी बात लिखी हुई है ना, कितनी गहरी। जमीन आसमान का अंतर हो सकता है हमारे शब्दों में और हमारे उसके पीछे के विचारों में, हमारी थिंकिंग में। जमीन आसमान ऐसे जनरली ऑफिसेज में बहुत तरह के काम होते हैं, बिजनेस में बहुत तरह की डीलिंग्स होती हैं, लोगों की साथ जो प्रोसेसिंग करते हैं उसमें बहुत तरह की चीजें होती हैं। तो अंदर बाहर से एक हो जाओ, निर्मल, बिल्कुल निर्मल, जो हो वही दिखाओ। डबल डबल मतलब डुअलिटी नहीं करनी हमने ना, बिल्कुल भी। सामने कुछ पीछे कुछ, हाँ आप वस्त्रों में डुअलिटी कर रहे हो कि बाहर आप दूसरे कपड़े पहन रहे हो, घर पे आप आरामदायक पहन रहे हो, वो डुअलिटी नहीं यहाँ पे। हम उसकी बात नहीं कर रहे, बाहर आप कांटों से खा रहे हो, घर पे आप हाथ से खा रहे हो, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ये तो शारीरिक यंत्रों के प्रयोग की चीजें। उसके भीतर कि सामने आप कुछ किसी विचारों के साथ मिल रहे हो और भीतर आपके कोई और कोलाहल चल रहा है, कोई और कोहराम चल रहा है, और सामने आप हाँ जी कर रहे हो और पीछे आप मन में पीड़ा रख रहे हो, वो नहीं करना।
ये गहरी चीजें हैं, ये बहुत गहरी चीज है, मनुष्य को पड़ी हुई आदतों से भी बहुत गहरी चीज। अगर जमीन आसमान का अंतर हो सकता है, मेरे गुरु कहते थे कि शांत मन से मनुष्यों के शब्दा शब्दाडंबर की, शांत मन से अस्त व्यवस्था के पीछे विचारों को पहचानने, मतलब अपना मन शांत रख, शांत मन से, मतलब हमें ये हमारे शांत मन होने की बात कर रहा है, सामने वाले की नहीं, बोलने वाले की नहीं, हमारे, मतलब हमारा मन, अपने मन को शांत करके सामने वाले के शब्दा भंडार, जो वो बोल रहा है सामने वाला, उसके भीतर उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी जो अस्त व्यवस्था चल रही है, कि वो सामने कुछ बोल रहा है, मन में कुछ रख रहा है, उसके विचारों को पहचानने, और ये तभी हो सकता है जब हम ना शांत और स्थिर हो जाते हैं, बिल्कुल कोई आवेग जी। नहीं, कोई चंचलता नहीं, कोई शोर नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, एकदम शांत, एकदम बस बैठ जाओ, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, सब कमरे में छोटी छोटी आवाज, कभी छिपकली की कोई आवाज आती है, कभी एसी की आवाज आती है, कभी छोटी छोटी आवाजें आएंगी, कभी टीवी में से, टीवी ऑन रहता है ना तो एक गूं की साउंड आती है, ऐसी साउंड आपके कमरे से आती है बहुत, कभी इनकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं है, कभी पंखे में से भी किसी किसी की आवाज आती है, ये साउंड सुनो, जब ये साउंड आपको सुनने में, घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है, तो इसका मतलब हम मानसिक रूप से शांत अवस्था में, ना प्रेजेंट में फील कर रहे हैं कि हम कहाँ पर हैं, वो इतना शांत होने की बात है, वो तो इससे और भी गहरी बात करें, ये तो मैं जो एक रूम के अंदर बैठ के हम शांति को महसूस कर पाते हैं, जस्ट वहां तक इसको जाने की कोशिश करें। तो बहुत ही अच्छा पैराग्राफ, बहुत ही सुंदर। हम सब लोग जितने भी लोग इस ग्रुप में हैं, मतलब मैं देख रही हूँ कि लोग बहुत व्यस्त हैं, वो आ नहीं पाते हैं, तो बाकी क्या बोलूं कि धन तो यहाँ बह रहा है, असली धन तो यहाँ बह रहा है, बट हम दूसरे धन में व्यस्त हैं थोड़े से ज्यादा, तो हम आते नहीं है, बट दिस इज ब्यूटीफुल। अंदर बाहर से समान हो जाओ, जो है वो कह दो, मन। मैं बिल्कुल लास्ट में एक छोटी सी चीज और शेयर करूंगी, अभी नहीं, अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे, तो वो मैं बताऊंगी कि कैसे एक छोटी सी चीज से कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है जिंदगी में। जी मैम, शीतल। थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू। लेट मी चेक, हमने इससे आगे पढ़ा है, हाँ। दिव्य अंतर्दृष्टि द्वारा प्रकट किए गए रहस्य सांसारिक कानों को प्रायः कटु लगते हैं। ओछे शिष्यों में गुरुदेव लोकप्रिय नहीं थे। विवेकी समझदार लोगों में, जो संख्या में सदा ही थोड़े रहते हैं, उनके प्रति गहरी श्रद्धा थी। मैं विश्वास पूर्वक ये कह सकता हूँ कि श्री युक्तेश्वर जी भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय गुरु होते, यदि उनकी वाणी इतनी स्पष्ट और कटु आलोचनात्मक न होती। जो मुझसे शिक्षा प्राप्त करने मेरे पास आते हैं, उनके साथ मैं अत्यंत सख्त होता हूँ। उन्होंने मेरी समक्ष स्वीकार किया, यह मेरा तरीका है, चाहे तो उसे स्वीकार करो या छोड़ दो, मैं कभी समझौता नहीं करता। परंतु तुम अपने शिष्यों के साथ कहीं अधिक सहृदय रहोगे, वह तुम्हारा तरीका है। मैं केवल कठोरता की अग्नि पे तप कर ही शुद्ध करने का प्रयास करता हूँ। इस अग्नि की तप्तता साधारण सहन शक्ति से परे होती है। अ, तुषार, क्या हम इससे आगे जा चुके हैं? आई एम नॉट एक श्योर। बार ही वो देखना पड़ेगा इंग्लिश में। यहाँ पे थे ना हम, श्री युक्तेश्वर जी इंट्यूशन वाज पेनिट्रेटिंग, हम्बलिंग वॉइस। ये तो हो गया था, आई इमेजिनेबली हो गया था, श्री युक्तेश्वर इंट्यूशन वाज हाँ, ऑफ तो वो रिमार्क। यहाँ नहीं आया अभी, ठीक है, हम पढ़ लेते हैं। सो मैं केवल कठोरता की अग्नि में तपाकर ही शुद्ध करने का प्रयास करता हूँ। इस अग्नि का तप्तता साधारण सहन शक्ति से परे होती है। प्रेम का सौम्य तरीका भी परिवर्तन ला सकता है। विवेक और ज्ञान के साथ यदि उपयोग किया जाए तो कठोर और कोमल दोनों ही तरीके समान रूप से प्रभावकारी हैं। फिर उन्होंने आगे कहा, तुम्हें विदेशों में जाना पड़ेगा, जहां अहम पर निर्दय प्रहार पसंद नहीं किए जाते। वहां के लोगों के अनुरूप धैर्य और सहनशीलता के पर्याप्त भंडार के बिना कोई गुरु पाश्चात्य जगत में भारत के संदेश का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। यह ना बताना ही अच्छा है कि अमेरिका में कितनी बार गुरुदेव ने इन शब्दों की याद मेरे मन में ताजा हो उठी। यहाँ तक हमने लिया है इंग्लिश में। थोड़ा सा मैं ऊपर स्क्रॉल करती हूँ मोनिका जी के लिए। जी मोनिका जी। थोड़ा सा, हाँ। दिव्य अंतर्दृष्टि द्वारा प्रकट किए गए रहस्य हमारे, जो भी जो भी दिव्य रहस्य होते हैं अंतर्दृष्टि से जिन्हें हम प्रकट करते हैं,
वो कानों को ना कटु लगते हैं, बोलते कि मतलब जो लोग बहुत डीप इनसाइट्स की बात करते हैं, वो जो हमारे हमारे वर्तमान के कान है ना, जिन्हें एक ही तरह की चीजें सुनने की आदत पड़ी हुई है, अब ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके उनके कान में अगर कुछ पड़ता है ना, तो वो रिलेटेबल सा नहीं लगता। बोलते हैं क्या ये लोग ऑर्थोडॉक्स क्या बातें करते हैं यार, हमारे को नहीं समझ में आती इनकी बात, क्योंकि वो उस स्तर पे नहीं है। तो उनके जो कान है वो कलयुगी कान है, और वो कलयुग की बातें सुन के ही उसमें रस लेते हैं। तो उनको ये वाली जो चीजें है ना, वो उनको ऑड लगती हैं, आउट ऑफ द बॉक्स लगती हैं, तो उनको अच्छी नहीं लगती है। और यही होता है कि जनरली गुरु के विषय में, बॉस के विषय में देखा होगा कि ऐसा बोलते हैं कि हमारा बॉस तो खड़ूस है, हमारा बॉस तो ऐसा है, हमारे गुरु जी तो ऐसे हैं। मतलब इस तरह के गुरु को ताकने लगते हैं, गुरु को ताड़ने लगते हैं, गुरु को जज करने लगते हैं। मतलब हमारी इतनी औकात हो जाती है कि भाई गुरु को जज करने लगते हैं कि ये क्या करेंगे, अब ये इतनी धनराशि आ गई, अब ये क्या करेंगे, क्योंकि हम जजमेंटल होकर अपने गुरु को देख रहे हैं, हम समर्पण के साथ नहीं देख रहे हैं, समर्पित होकर नहीं देख रहे, हम गुरु को भी जजमेंटल होकर देख रहे हैं। तो ऐसे बहुत से शिष्य थे। जबकि विवेकी समझदार लोग जो बहुत ही कम संख्या में होते हैं, इनकी संख्या तभी तो क्लास में 10 लोग हैं, क्योंकि इनकी संख्या कम है। क्योंकि ये रास्ता मनोरंजन का रास्ता नहीं है। यहाँ पे डांस पार्टी नहीं हो रही है, यहाँ पे वो बातें हो रही हैं जो सामान्य नहीं होती हैं, जिनको सुनने की आदत हमारे कानों को नहीं है। तो हमारा ब्रेन भी इतनी जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। वो भी धीरे धीरे शुरू शुरू में ओवरवेलम होके आना शुरू कर देता है। फिर उसको भी लगता है कि भाई सही है, सही है, यहाँ तो काफी संयम की बातें हो रही है। संयम तो है ही है, बहुत बड़ा संयम है। तो इसलिए बहुत कम शिष्य उसमें रहते हैं, वो जिनको भूख है कि मुझे और जानना है, और जानना है क्या है ये, उनको श्रद्धा रहती है, तो वही लोग यहाँ पे रहते हैं। और मैं ये विश्वास से ये बात कह सकता हूँ कि अगर युक्तेश्वर जी इतना टाइटली हम लोगों को रीडिजाइन नहीं करते, हम पे इतने इतने कटु भाव से या इतने कठोर भाव से हमारे साथ डील नहीं करते, तो शायद वो बहुत प्रिय होते लोगों के बीच में। क्योंकि उनकी वाणी तीखी थी, उनका जो लहजा था वो आलोचनात्मक था। कटुता कटुता मतलब कड़वे शब्द होते थे उसमें, और आलोचना रहती थी। मतलब टॉन्टिंग लैंग्वेज, काइंड ऑफ टॉन्टिंग तो नहीं कहेंगे, आलोचनात्मक कहेंगे। ठीक है, आलोचनात्मक का एग्जैक्ट हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टॉन्ट तो नहीं बोलेंगे, क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज, हाँ। क्रिटिकल वे में उनको करना कि ये तो तुम्हें करना ही, क्या तुमसे इतना भी नहीं होता, इस तरह की लैंग्वेज जनरली रहती है। तो जो मुझसे शिक्षा प्राप्त करने मेरे पास आते हैं ना, वो कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूँ जैसा हूँ भैया, मेरे साथ तो मैं तो ऐसा ही हूँ, सख्त हूँ, टाइट हूँ, जैसा भी हूँ, ये मेरा तौर तरीका है, पसंद है तो रहो, समझौता कर लोगे तो रहो, कुछ पा लोगे, नहीं तो भैया तुम्हारी मर्जी। और सहृदय रहोगे, अगर तुम सहृदय रहना चाहते हो, सॉफ्ट हार्टेड रहना चाहते हो, तो ये तुम्हारा तरीका है। मैं तो ये कठोरता की लैंग्वेज यूज करता हूँ। और क्योंकि मैं अग्नि में तपाकर शुद्ध करने में बिलीव करता हूँ, मैं हथौड़ा मार के हीरा और डायमंड बनाने में बिलीव करता हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। तो मेरा यही तरीका है। तो क्योंकि जो अग्नि में तप जाता है वो साधारण सहन शक्ति से परे हो जाता है, जो हथौड़े की चोटें सह लेता है वो भी साधारण सहन शक्ति से परे हो जाता है। क्योंकि मुझे तुम्हें सिर्फ ज्ञान नहीं देना, मुझे तुम्हें सहन शक्ति भी देनी है, पेशेंस भी देनी है। जो आज के टाइम में पेशेंस खत्म होती जा रही है, जीरो होती जा रही है। 30-30 सेकंड की रह गई है, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट में ब्लिंकिट घर आ रहा है। मतलब शॉर्ट 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 होता जा रहा है पेशेंस स्पैन। तभी शादियां टूट रही हैं, तभी नौकरियां छूट रही हैं, तभी फटाफट नौकरी बदल रहे हैं, ये सब तभी चल रहा है क्योंकि पेशेंस स्पैन छोटा होता जा रहा है। किसी की बात नहीं हम सुन सकते। तो वो कहते हैं कि मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा पेशेंस भी बढ़े, सहन मैं दो दो काम कर रहा हूँ। तुम्हें अध्यात्म के रास्ते पे भी ले जा रहा हूँ और तुम्हारी सहन शक्ति भी बढ़ा रहा हूँ, इसे बोल बोल के, ताकि बाहर जब तुम्हें कोई हथौड़ा एक मूवी आई थी तुषार मैम, जिसमें फादर और सन की मूवी है, वो आपने जरूर देखी होगी। मैं नाम भूल रही हूँ, अभी रिसेंटली आई थी इस पे, फादर प्राइम वगैरह पे। हाँ, फादर और सन की किस पे? हाँ, प्राइम पे आई थी। नो, आई डोंट थिंक आई हैव सीन दैट। जिसमें, चलो मैं कशिश से पूछ के नाम बताऊंगी, उसने मुझे दिखाई थी। फादर सन को इतना कचोटता है, इतना टॉन्ट करता है, इतना क्रिटिसाइज करता है, इतना लेवल हाई करता है कि बच्चा नफरत करने लगता है, फादर से नफरत करने लगता है, छोड़ के चला जाता है उनको कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। और फिर वैसा ही कटुता उसको ऑफिस में मिलती है। ऑफिस में जब मिलती है तो वो निखर कर उसका जवाब देता है, निखर कर एकदम।
फिर वो अपने फादर के पास आता है और उसको गले लगाता है कि अगर आपने इतना क्रिटिसाइज मुझे नहीं किया होता ना, तो मैं कुंदन ना बनता और आज चमकता ना अपने ऑफिस में। बॉस ऐसे बोलता तो मैं छत से कूद के मर जाता कि बॉस ने ऐसे कैसे बोल दिया सबके बीच में, क्योंकि तुमने मेरी इतनी बेइज्जती कर रखी थी। बेइज्जती इन द सेंस, फादर कैसी बेइज्जती करता है कि तू क्या करेगा जिंदगी में, क्योंकि फादर का मन करता है कि बच्चा कुछ करे जिंदगी में, इसलिए वो बेइज्जती नहीं होती, वो एक्चुअली वही गुरु वाली चीज हो जाती है। तो फिर वो अपने फादर को पूरी मूवी में हक देता है कि आपकी वजह से, अगर आपने मुझे इतना क्रिटिसाइज नहीं किया होता ना, तो आज बॉस की आवाज सुन के मैं खत्म हो गया था। और वो ऐसे शाइन करता है और जवाब देता है बॉस को कि चारों खाने चित्त हो जाता है सब कुछ। तो बिल्कुल मैं ये पढ़ रही हूँ तो मैं उससे रिलेट कर पा रही हूँ, मैं नाम जरूर बताऊंगी, सब देखना वो मूवी ना, दैट्स बिल्कुल इससे रिलेट हो पा रही है। और फिर उन्होंने आगे कहा कि कल को तुम्हें विदेशों में भी जाना पड़ेगा, मतलब तुम कोमल तरीके भी यूज, कठोर कोमल दोनों भी तरीके यूज कर सकते हो, खाली कठोर भी कर सकते हो, खाली कोमल भी कर सकते हो। पर खाली कोमल करोगे तो सहन शक्ति नहीं बढ़ेगी, सीधी सी बात है। मिक्स करके करोगे दोनों को तो कहीं ना कहीं सहन शक्ति भी बढ़ेगी और अध्यात्म भी आएगा। तो जो तुम्हें प्रभावकारी लगता है, यू कैन डू इट। फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि उनके मकसद ना, युक्तेश्वर जी के मुकुंद को लेके मकसद कुछ और थे, वो प्री डिसाइडेड थे। क्योंकि ये लोग तो गुरु थे, ये भगवान के सानिध्य में थे। अब ये परमात्मा को पता था कि किस लिए मुकुंद को तैयार किया जाए, क्यों बचपन में कॉलिंग आ रही, क्यों तावीज दिया, क्यों तावीज सही वक्त पे गायब हो गया, क्यों वो सारी वो घटनाएं, छोटी घटनाएं नहीं है जो हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। हमारे साथ तो नहीं हो रही वो घटनाएं, हमारे साथ अलग तरीके की हो रही है, उनके साथ इस तरीके, क्योंकि उनकी कॉलिंग जब उनका जन्म हुआ था तभी हो गई थी। लाड़ी मास्टर जी नहीं कर दी थी कि ये नॉर्मल कॉलिंग नहीं है जो परमात्मा की तरफ से आई है, इट्स समथिंग स्पेशल एंड डिफरेंट। तो ये पहले से प्री डिसाइडेड था कि उनको यूएसए में जाना है और 30 साल वहां पे लोगों को क्रिया योग की शिक्षा देनी है। ये गुरुओं को पहले से पता था। तो उन्होंने बोला कि मतलब कल को तुम्हें विदेश जाना पड़ेगा, तुम विदेश जाओगे और विदेशों में जाकर वहां पर अहम बहुत होता है, और वो इतनी जल्दी तुम्हारे मतलब इस प्रहार को, मतलब बहुत अहंकारी होते हैं और निर्दय प्रहार को पसंद भी नहीं करते हो ना। जब तुम विदेश में जाओगे वहां पर तुम्हें वहां के लोगों के हिसाब से धैर्य और सहनशीलता का ना पर्याप्त भंडार अपने पास रखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी गुरु पाश्चात्य जगत में भारत के संदेश का ऐसे आचार प्रसार नहीं कर सकता तुम गए और वो तुम्हारी बात मान लेंगे। नो, मतलब बहुत कुछ तुम्हें करना पड़ेगा, बहुत अपने आप में, मतलब अपने बात करने के तरीके को कभी कोमल, कभी कठोर, कभी गहरा, कभी ऊंचा, कुछ ना कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। तब तुम वहां पर जाकर इस प्रचार को कर सकते हो। और यह ना बताना ही अच्छा है कि अमेरिका में कितनी बार गुरुदेव ने इन शब्दों की याद, मतलब जब मैं अमेरिका में था और जब वो चैलेंजेस उनके सामने आते थे विदेशियों के, तो उनको गुरुदेव की बात याद आती थी कि गुरुदेव ने बताया था कभी कठोर होना, कभी सरल होना, कभी सहज होना, कभी धैर्य रखना, इनके मिक्सचर को तुम्हें अपनाना पड़ेगा। क्योंकि गुरु तो कठोरता ही करते थे, वो मिक्सचर नहीं अपनाते थे। बट वो विदेशी सभ्यता के हिसाब से उन्होंने इनको ट्यून अप किया, डिजाइन किया कि वहां पर तुम्हें इनका मिक्सचर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर एकदम से कठोरता नहीं चलेगी। और मेरे गुरु के ये पढ़ लिया हमने। आई थिंक हमें इंग्लिश में नहीं, अभी नहीं, टेकअप करना पड़ेगा। अभी इंग्लिश में जाएंगे। या जी जी। ओवर टू यू तुषार। फ्रॉम श्री युक्तेश्वर इंट्यूशन। या हाँ, ये मोनिका जी एक्सप्लेन कर चुकी हैं, बट आई रीड इट। Sri Yukteswar's intuition was penetrating. Heedless of remarks, he often replied to one's unexpressed thoughts. The words a person uses and the actual thoughts behind them may be poles apart. By calmness, my guru said, try to feel the thoughts behind the confusion of men's verbiage. The disclosure of divine insight are often painful to worldly ears. Master was not popular with superficial students. The wise, always few in number, deeply revered him. I dare say, Sri Yukteswar would have been the most sought after guru in India had his speech not been so candid and so censorious or censorious. I'm hard on those who come for my training, he admitted to me. That is my way. Take it or leave it. I never compromise. But you will be much kinder to your disciples. That is your way. I try to purify only in fires of severity. These are searing beyond the average toleration. The gentle approach of love is also transfiguring. The inflexible and the yielding methods are equally effective if applied with wisdom. The inflexible and yielding methods are equally effective if applied with wisdom. He added, you will go to foreign lands where blunt assaults on the ego are not appreciated.
A teacher could not spread India's message in the West without an ample fund of accommodative patience and forbearance. I refuse to say how often in America I have remembered master words. यहाँ तक मोनिका जी कर चुके हैं. Though my guru जी जी undissembling speech prevented a large following during his years on earth, nevertheless, through an ever growing number of sincere students of his teachings, his spirit lives on in the world today. Warriors like Alexander the Great seek sovereignty over the soil. Masters like Sri Yukteswar win a farther dominion in men's souls. It was Master's practice to point out the simple, negligible shortcomings of his disciples with an air of portentous gravity. One day, my father visited Serampur to pay his respects to Sri Yukteswar. My parents expected very likely to hear some words in my praise. He was shocked to be given a long account of my imperfections. He rushed to see me. From my guru's remarks, I thought to find you a complete wreck. My parent was between tears and laughter. The only cause of Sri Yukteswar's displeasure at that time was that I had been trying, against his gentle hint, to convert a certain man to the spiritual path. With indignant speed, I sought out my guru. He received me with downcast eyes, as though conscious of guilt. Okay, it was the only time I ever saw the divine line meek before me. The unique moment was savored to the full. Over to you, Sheetal. श्योर जी। मेरे गुरु के अत्यंत स्पष्ट बोलने के कारण इस पृथ्वी पर उनके जीवन काल में बड़ी संख्या में उनके शिष्य तो नहीं बने, परंतु उनकी शिक्षाओं का अध्ययन और उनका अभ्यास करने वाले सच्चे शिष्यों की निरंतर बढ़ती संख्या के माध्यम से उनका ज्ञान आज भी विश्व में जीवित है। सिकंदर जैसे योद्धा भूमि पर स्वामित्व स्थापित करने की चेष्टा करते हैं। श्री युक्तेश्वर जी जैसे सिद्ध पुरुष उससे भी आगे जाकर मनुष्यों की आत्माओं को जीत लेते हैं। गुरुदेव की यह रीत थी कि वे अपने शिष्यों की साधारण नगण्य त्रुटियों को भी एक प्रकार की अर्थगर्भित गंभीरता के साथ बताते थे। एक दिन श्री युक्तेश्वर जी का दर्शन करने मेरे पिताजी श्री रामपुर आए। पिताजी को संभवतः यह आशा थी कि उन्हें मेरी प्रशंसा सुनने को मिलेगी। मेरी त्रुटियों का लंबा वर्णन सुनकर वे स्तब्ध हो गए। वे तेजी से मुझसे मिलने आए। तुम्हारे गुरु की बातें सुनकर तो मुझे लगता है कि तुम पूरे चौपट हो गए हो। पिताजी की अवस्था हंसने और रोने के बीच की थी। मोनिका जी, आप यहां तक लीजिए। जी। मेरे गुरु के अत्यंत स्पष्ट बोलने के कारण उनके जीवन काल में उनके बहुत कम शिष्य बने, क्योंकि जो भी वो शिष्य देते हैं उसका प्रैक्टिस भी तो करना पड़ता है। खाली शिक्षा लेने से जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। हाँ, क्षणिक आता है, कुछ देर के लिए लगता है, हम खुश हो जाते हैं कि हाँ मैं बड़ी अच्छी जगह पहुंच गया, तो अब तो बहुत कुछ होने वाला है, पर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो उसका अध्ययन नहीं करते। तो जो अध्ययन करने वाले जो सच्चे शिष्य थे, निरंतर बढ़ती संख्या के माध्यम से उनका ज्ञान भी अब विश्व में जीवित है। जिन्होंने तो वो क्रिटिसिज्म, वो कुंठा, वो कटु शब्द, वो आलोचना, वो सब कुछ सह लिया, सब कुछ सीखा, वो सच्चे शिष्य की तरह निरंतर आगे बढ़े, बाकी सब पीछे छूट गए। और उनका ज्ञान आज भी विश्व में जीवित है। ये जो आज हम ये किताब पढ़ रहे हैं, या इनके माध्यम से, मुकुंद जी के माध्यम से हम ये किताब पढ़ पा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि ये एक सच्चे शिष्य थे और इन्होंने सच्ची चीजें सीखी, तो ये उस ज्ञान को बांट पा रहे हैं आज हमारे साथ। जो सिकंदर था वो भूमि पर स्वामित्व के पीछे भागा, लड़ा, हारा या जीता। ये लोगों की जीवन की जो अंतरिम यात्रा होती है, यानी कि शरीर से अंदर की जो चीज है, जो मन है, जो अंतरिम शक्ति है, ये उसको कैसे जीतना है, उसके ऊपर काम करते थे। ये भूमि और शरीरों की लड़ाइयां नहीं थी, ये उसके भीतर की लड़ाई। जैसे कहते हैं ना, स्त्री बहुत अच्छी लगती है और बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लगती है, बड़ा लगाव आता है उस पे। जब वो मृत हो जाती है तो फिर उस पे लगाव आना बंद हो जाता है। तो यानी कि खूबसूरत क्या था? खूबसूरत वो था जो उसके भीतर था, क्योंकि तभी बाह्य भी खूबसूरत था। जैसे ही वो भीतर निकला तो बाह्य कष्टदायक लगने लगा कि अब इसमें कुछ नहीं है।
तो सेम ये भी जो शरीर के अंदर की आत्मा है उसको निखारने पे काम करते थे, ना कि बाह्य जो दिखता है उसके ऊपर काम करते। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस। और श्री युक्तेश्वर जी जैसे सिद्ध पुरुष उससे भी आगे जाकर आत्माओं के बारे में बात करते थे और उनको जीतने की रीति सिखाते थे। उनका ये ढंग था कि वे शिष्यों को साधारण नगण्य त्रुटियों को भी ना एक प्रकार की, जैसे कहते हैं, बहुत गंभीर है इसके अंदर, तो ये आदत तो इसकी बहुत खराब है, वो हम कहेंगे यार छोटी सी तो चीज है, इतनी सारी चीजें मैं अच्छी भी तो करता हूँ। जैसे आजकल पॉलिसी हमारी चलती है कि जो अच्छा उसके बारे में बड़ा 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 बोलो, तो हम लोग इस उस पे इस तरह की थियरीज पे आज की डेट में काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर छोटी सी भी कोई नेगेटिव चीज होती थी ना, उसको भी इतना लार्ज करके बड़ा करके बताते थे कि वो लगता था कि ये तो बेकार ही है, इसमें तो कुछ भी अच्छी चीज नहीं है। और एक दिन जैसे श्री युक्तेश्वर जी के पिताजी आए वहां पर, और पिताजी को आशा थी कि भाई बेटे की प्रशंसा सुनने को मिलेगी। और जब उन्होंने मेरी त्रुटियों का इतना लंबा वर्णन सुना तो वो तो हैरान ही हो गए। बोलते तू कर क्या रहा है यहाँ पे, तेरे में इतनी कमी है, तू क्या सीख रहा है, तू घर भी छोड़ा, पढ़ाई भी छोड़ी, सब कुछ छोड़ के तू यहाँ पड़ा हुआ है, तू कर क्या रहा है। क्योंकि गुरुजी ने उनके अंदर भीतर जो अच्छा था उसकी चर्चा नहीं की, उनके भीतर जो सुधार की आवश्यकता थी सिर्फ उन चीजों की चर्चा की, उनके बारे में उन्होंने बात की। और वे तेजी से मेरे पास मिलने के लिए आए जब उन्होंने त्रुटियों का लंबा वर्णन सुना। जी मैम, यहीं तक है। बस लास्ट लाइन और। हाँ, उन्होंने बोला कि तुम्हारे गुरु की बात सुनकर तो मुझे लग रहा है कि तुम तो बेकार ही यहाँ पे पड़े हुए हो, चौपट हो गए हो तुम तो, बिल्कुल तुम तो जो थे अब उससे भी जी पीछे चले गए हो। और पिताजी को समझ नहीं आ रहा था कि मतलब इस बात पे मैं खुश रहूं क्योंकि तुम अब घर चलोगे, इस बात पे मैं रोऊं कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें इतने टाइम से यहाँ पे रखा हुआ है। तो एक कंफ्यूज सी अवस्था में थे, वो जो हंसने और रोने के बीच की अवस्था होती है, कि जिसमें कई बार पिता जो होता है वो नकलीपन में भी बच्चे के साथ नाटक करके भी उसको डांट रहा होता है, सवाल कर रहा होता है। तो ऐसी सी एक मखौली सी अवस्था में वो थे। जी मैम। जी जी, बेहतरीन। इस अवसर पर श्री युक्तेश्वर जी के मुझ पर कोप का एकमात्र कारण यह था कि मैं उनके सौम्य संकेत की ओर कोई ध्यान न देकर एक व्यक्ति को आध्यात्म मार्ग पर लाने का प्रयत्न कर रहा था। Excuse- संतप्त होकर मैं तेजी से गुरुदेव के पास जा पहुंचा। मुझे देखते ही उन्होंने अपनी दृष्टि नीचे कर ली, जैसे अपने अपराध का उन्हें बोध हो। यह एकमात्र अवसर था जब मैंने उस दिव्य सिंह को अपने सामने विवश पाया। मैंने उस अनूठे क्षण का पूरा लाभ उठाया। गुरुदेव अपने मेरे एक्सक्यूज मी अपने मेरे विस्मयचकित पिताजी के सामने मेरी इतनी निर्दय आलोचना की आपने मेरे विस्मयचकित पिताजी के सामने मेरी इतनी निर्दय आलोचना क्यों की? क्या ये उचित था? मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूंगा। श्री युक्तेश्वर जी के स्वर में क्षमा याचना थी। जी मोनिका जी। हाँ जी। तो इस अवसर पर श्री युक्तेश्वर जी के मुझ पर कोप का एकमात्र कारण यह था कि वो एक सौम्य संकेत दे रहे थे कि एक व्यक्ति को अध्यात्म मार्ग पर लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जैसे सबकी अपनी अपनी यात्रा और समय होता है, प्रभु को तो दिखता है, मुकुंद जी को नहीं दिख रहा था, पर युक्तेश्वर जी को दिख रहा था कि अभी ये नहीं, जो इतना जोर लगा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इनकी जर्नी अभी नहीं शुरू होने वाली है, ये अभी नाट जाएंगे, इनसे ये सब ज्ञान लेके नाट जाएंगे। तो उनको लग रहा था क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर। तो ये उन्होंने एक सौम्य संदेश दिया, सौम्य मतलब सॉफ्टली उन्होंने उनको बोला कि लीव लीव योर, डोंट डोंट पे योर एनर्जीज ऑन देम, डोंट स्पेंड योर एनर्जीज ऑन दैट, ऑन दैट पर्सन, एंड लीव हिम। तो ये मान नहीं रहे थे। तो संतप्त होकर मैं भी तेजी से गुरु, संतप्त मतलब दुखी होकर मैं भी गुरु जी के पास पहुंचा, और मुझे देखते ही उन्होंने अपनी दृष्टि नीचे कर ली, आंखें उन्होंने नीचे कर ली कि जैसे भाई मेरी से गलती हो गई है। और ये एकमात्र अवसर था, मुझे लगा कि एक शेर, एक दिव्य शेर मेरे सामने मतलब इस तरह से विवश है। तो मैंने भी उस अनूठे क्षण का फायदा उठाने की कोशिश की, और मैंने कहा कि गुरुदेव आपने मेरे पिताजी को हैरान कर दिया, एक विस्मय चकित अवस्था में मेरे पिताजी को ला दिया है, और आपने मेरी इतनी निर्दयी आलोचना की उनके सामने, क्या ये उचित था? मेरे बारे में आपने इतना बुरा बुरा बोला, क्या मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं था? क्या इज इट गुड? क्या ये उचित था? अब प्रभु तो प्रभु हैं, गुरु तो गुरु हैं। अब गुरु इसे, क्योंकि गुरु के पास तो दम्भ नहीं होता,
गुरु के पास दम नहीं होता। आप वो गुरु को कहे तो गुरु कहेंगे हाउ डेयर यू टू टॉक विद मी लाइक दैट, मेरे से ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं गुरु मैन, आई नो कि तुम्हारे अंदर क्या अच्छा है क्या गलत। शट योर माउथ। नो, क्योंकि गुरु में दम होता ही नहीं, तभी तो वो गुरु होता है। वो मुस्कुराकर बोला आई एम सॉरी, मुझे गलती हो गई, आई एम रियली वेरी सॉरी। अब एक दिव्य सिंह, उन्होंने गुरु की कल्पना दिव्य सिंह से की है। एक दिव्य सिंह कह रहा है अपने शिष्य को आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, और मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू इट अगेन। तो उनके स्वर में क्षमा याचना थी, सेइंग सॉरी। मैं तुरंत निरस्त्र हो गया, मतलब जैसे मेरे अस्त्र ही गिर गए सारे। मैं तो गया था कि लड़ूंगा गुरु से और गुस्सा दिखाऊंगा, और मैं भी थोड़ी थोड़ी तू मैं भी करूंगा, मतलब मैं कुछ इस तरह से गया। तो मैं निरस्त्र, जैसे मेरे ना हथियार नीचे गिर गए हों। लेके तो मैं गया था शरीर को टाइट करके, पर वो जैसे मैंने, मेरा शरीर ढीला हो गया। और उस महान पुरुष ने कितनी तत्परता से अपनी भूल स्वीकार कर ली। भूल ही तो हम स्वीकार नहीं कर पाते। और उसके बाद उन्होंने फिर कभी मेरे पिताजी की मन की शक्ति को भंग नहीं किया, चाहे परंतु जहां चाहे जब चाहे मेरी अच्छी खासी खबर लेना उन्होंने जारी रखा। पर वो मेरे पिताजी को ठीक से ही बताते थे मेरे बारे में, इस तरह से उन्होंने कभी नहीं बताया। जी मैम। जी, आई थिंक हमने एक लाइन फालतू ही पढ़ ली है। तुषार, आप पढ़ सकते हैं यहाँ तक। So why did you judge me so mercilessly before my astounded father? Was that just? I will not do it again. Shri Yukteswar stone. तुषार, तुषार हम थोड़ा सा ही पढ़े हैं आज ना, क्योंकि ये आज हम चीज ना, आप पढ़ चुके हो, उसी की मैं रिपीट कर रही हूँ, हाँ आपने हाँ आगे पढ़ लिया है, ठीक, उसको बस फिनिश कर रहे हैं। ओके ओके। I will not do it again. Shri Yukteswar's tone was apologetic. Instantly, I was disarmed. How readily had the great man admitted a fault? Though he never again upset father's peace of mind, Master relentlessly continued to dissect me whenever and wherever he chose. I think let's just give it a pause for the day, and we'll have a 2 minutes of silence time before we share our reflections on this platform. Thank you, Shri. आज का ना बहुत गहरा अनुभव था जो आज हमने पढ़ा ना। जी। और अब हम तुषार, अब हम सब से ना, जैसे हम सब लोग हैं, इनमें से हम सब पढ़ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी नॉलेज बढ़ रही है, नो डाउट। तो अब प्रैक्टिकली हम कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और अब हम सबसे पूछेंगे आज 2 मिनट की साइलेंस के बाद, कि अभी तक जो हम सफर तय करके आए हैं उसमें से कौन कौन सी चीज हमने अपने जीवन में उतारनी शुरू किया है। हम्म, क्योंकि चेंज तभी आएगा हम्म, जब हम उसे अपने जीवन में, तो क्या क्या कोई भी एक या दो चीज, सब मेंशन करेंगे हम 10 के 10 लोग, कि हम्म, मैंने अपने जीवन में ये पढ़ने के बाद ये उतारना शुरू किया। that's right. जी मैम। Yeah. Is that audible to everyone? यस।
Come back. Let's have our respective sharings and reflections in this session now. और जैसे कि मोनिका जी ने कहा था, a moment. जैसे मोनिका जी ने कहा कि अब प्रैक्टिकली आप अभी तक के क्या क्या ऐसी लर्निंग्स हैं जो आप प्रैक्टिकली इम्बाइब कर रहे हो अपनी लाइफ को। मतलब हम बुक रीड कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ठीक है, उसमें लर्निंग्स हैं वो भी आ रही हैं, लेकिन कितनी वो लर्निंग प्रैक्टिकली लाइफ में हमने इम्प्लीमेंट की है। सो वी विल बी शेयरिंग दोज लर्निंग्स एज वेल इन टुडेज सेशन। मैंने कहा आज पहले सबको हैप्पी नवरात्रा कहते हैं और हैप्पी ईद भी कहते हैं भाई, दोनों पहले आज हमने शुरू में कहा ही नहीं। जी जी ईद है और नवरात्रा भी है, तो जी भाई बिल्कुल। क्या है, देखिए किसी की धर्म की जब बात नहीं है तो धर्म में कह ही देना चाहिए, है ना। जी जी, हैप्पी नवरात्र टू एवरीवन। भूमिका जी थैंक यू एंड हैप्पी ईद एज हाँ वेल। ऑल राइट, हाँ, तो लर्निंग इसकी यही है, इसमें जैसे बताया गया था कि जैसे कि आप अहंकार नहीं छोड़ पाते, ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम ये कहें कि हम सेल्फिश नहीं है। काफी हद तक हम लोग सेल्फिश होते हैं, मैंने देखा है, मैंने खुद सड़क पे देखा है, एक्सीडेंट हुआ पड़ा रहता है और लोग आगे निकलते चले जाते हैं। लोग कहते हैं कौन टाइम वेस्ट करे, मतलब जिस अगर वो टाइम वेस्ट करें तो बंदे की जान बच जाए, पर लोगों में सेल्फिशपन ही है बताता है कि मतलब कि हम जो है प्यार परिवार के अलावा कुछ नहीं देख पाते हैं आगे, ये जी है ना। तो ये नहीं देख पाते हैं, हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो है ना। तो यही है कि हम मतलब इस सेशन से जुड़ गए हैं और हम इसमें समझ रहे हैं कि हम आत्मा है और हम मतलब हमें सबके विचार एक जैसे होते हैं, फिर भी शायद हमारा पालन पोषण ही कुछ ऐसा हुआ है कि हम सच में तो सही बात बताएं तो अपने को भी अगर कोई कुछ कहता है, जैसे कहा था कि उनको बुरा लगता है, तो आज भी अपने को भी अलग ही लगता है। मतलब हम लोग को मतलब वो कॉन्फिडेंस लेवल अभी हमारा थोड़ा स्लो ही है जी मतलब समाज की राइट उसमें जी ये हमें कहना पड़ेगा। जी तो मेरी तो यही सच्चाई है कि मतलब सेल्फिश और कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं है, स्लो ही है, क्योंकि हम जो समाज से सुनते हैं वो हम थोड़ा ग्रहण कर लेते हैं, हम राइट। जानते हैं कि भूमिका उसके जी अपने जैसे आपने विचार है। कहा कि हाँ हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम है, तो वी विल टॉक अबाउट इट लेटर कि आप प्रैक्टिकली उसको ओवरकम करने के लिए कर क्या रहे हो। क्योंकि मैंने बहुत बार आपके नहीं मुंह नहीं से ये सुना है कि कॉन्फिडेंस कम है, कॉन्फिडेंस कम है, ये बहुत बार ही सुना है। तो व्हाट स्टेप्स नहीं, वो प्रैक्टिकली। ऐसा होता है ना, मैं ओवर करने के लिए क्लास ले रही हूँ जी और मेरे को विश्वास नहीं होगा आपको, मेरे को मैं फेमस हो चुकी हूँ। जो हम्म भी जूम मीटिंग होती है, क्या मेरा कैमरा ऑफ हो, मैं हम्म काम कर रही हूँ, पर मैं हर जूम मीटिंग को ले रही हूँ, मैं उसके लिए ये कर रही हूँ और मैं अपने को मान रही हूँ कि हाँ अब इसमें मेरे को काफी मतलब बदलाव आ रहा है। मैं पहले भी बोल नहीं पाते थे, अब देखिए मैं आप लोगों को अपने रिस्पॉन्स दे पाती हूँ और काफी हद तक
बात को समझ पाती हूँ। जी, तो वेरी यही है हमारा, हाँ, यही हमारे को अपने आगे बढ़ाने के लिए तरीके, जो गुड। हमें जूम मीटिंग में इसलिए नहीं आते हैं कि हमें जूम मीटिंग में अपने को देखना होता है, हमें इसलिए आते हैं कि हम में क्या कमी है, अपने को ढूंढना भी होता है। गुड, थैंक यू थैंक यू भूमिका जी। जी। थैंक यू भूमिका जी फॉर शेयरिंग अप एंड शेयरिंग दैट व्हाट स्टेप्स आर यू टेकिंग कि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव करने के लिए आप हर कोई जूम मीटिंग में जो भी आपको अपग्रेड करती है आप वो सेशंस लगाते हो, प्रैक्टिकली उसे इम्बाइब भी करते हो, और आज इस लेवल पे कि कहाँ आप पहले शाही थे लेकिन अब आप अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर पाते हैं विद द कैमरा ऑन। सो हैट्स ऑफ टू यू, गुड इम्प्रूवमेंट। थैंक यू भूमिका जी फॉर शेयरिंग। Yes, I would like to have more participants to share the reflections. Who is going to share next? I can call out the name easily, that's not a problem, but I would really appreciate if you can just raise your virtual hands, or if you can come up अपने आप से. Okay, okay. Who is sharing? Yogini ji, are you? Okay, yeah, please go ahead. What I gathered from here is that जो एक गुरु होते हैं उनके लिए वो उनको पूरा एक ग्रुप नहीं चाहिए होता अपने शिष्यों का। इवन इफ ही विल गेट वन शिष्य इन हिज लाइफ टाइम जो उनके तरह से उनकी परंपरा को आगे ले जाए, मतलब वन जिसको ठोक पीट के, जैसे कहते हैं ना कि गुरु ठोक पीट के पूरा अपना एक शिष्य बनाते हैं। एवरी गुरु इज इन सर्च ऑफ दैट वन डिसाइपल। तो मुझे यही लगा कि वो उनको बार बार चांस दे रहे हैं कि अगर तुम वापस जाना चाहते हो तुम जा सकते हो, बिकॉज ही वॉज ब्रिंगिंग आउट हिज फ्लॉज इन फ्रंट ऑफ हिज पेरेंट्स फादर। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है एक्चुअली, इतने बड़े एज में गुरु ने उनके फादर के सामने उनके फ्लॉज रखे। तो कोई भी नहीं चाहता कि उनके फ्लॉज पब्लिकली रखे जाएं। तो अ, ये चीज मुझे लगी कि इनकेस जब ऐसे किया है उन्होंने तो वो उनको कितना करीब से जानते थे, and he wanted him to become more pure Yeah, so that he can be given the next better hand over his baton to him। yeah, उनको और प्योरीफाई करने के लिए, उनको और स्पिरिचुअलिटी के और करीब लाने के लिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बाहर कहीं नहीं है, हमारे अंदर ही है। right. और ये जितना जितना मैं वैसे वर्ड में थोड़ा गलत यूज कर लूंगी, मतलब जो हम पूजा पाठ समझे या कुछ भी है, ये Hmm, सारी चीजें हमें प्योरीफाई करने के लिए ही हैं। इट इज टू क्लीन, to make us pure, to make us walk towards that side। hmm, But actual spirituality is जितना हम अंदर जाते हैं तो हमारी ये जो अंदर की वासना है, लोभ मोह अहंकार है, ये सारा खत्म होता है जब हम ईश्वर के चरणों में जाते हैं और अपना समर्पण करते हैं full, कि हम जो भी हम कर रहे हैं ईश्वर, हम तुम्हारे आपके लिए कर रहे हैं। मतलब जो कुछ, मतलब मेरा मुझ में, तो यही कहती हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। right. मतलब वॉट एवर आई डू इज फॉर हिम, वॉट एवर आई वॉन्ट टू बी, आई वॉन्ट टू बी फॉर हिम। जैसे राधा जी और गोपियां जैसे कृष्ण भगवान के लिए रोती थी, जब हम वो एक हमारी स्टेज आएगी ना तो शायद तो हम कुछ कर पाएंगे, पर अभी तो हम चल ही रहे हैं, Hmm, स्टिल वेरी अर्ली स्टेज। hmm, right. तो मुझे वही लगता है कि द मोर वी सीक इनवर्ड्स द मोर वी गो मूव टुवर्ड्स गॉड। Right. Thank you so much. Thank you for the beautiful. और जो मोनिका जी ने कहा कि कोई एक चीज जो आपने शुरू की अपनी लाइफ में, मैंने एक दो चीजें की हैं पर अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है। Hmm, कभी कभी वो गड़बड़ हो जाती है, फिर मैं अपने आप को समझाती हूँ कि नहीं करना। hmm, मेरे को गुस्सा काफी आता है, उस चीज को मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। और एक मुझे उनकी बात हमेशा याद रहती है, बच्चों को समझाने से पहले कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। ये मैं बड़ा अपने आप को याद करा करती रहती हूँ रोज, that's कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट योर that's चिल्ड्रन। तो that's मुझे ये good. दो चीजें मैं That's good that you have had कोशिश share. आपने वो दो चीजें शेयर की हैं जो जो मोनिका जी पूछ रहे हैं, आपने एक्चुअली में वो शेयर की है। दो चीजें जो मैं ध्यान रखती हूँ, दैट लेकिन कनेक्ट लेकिन बिफोर गड़बड़ होती है बीच में, राइट। गड़बड़ होती है बीच में, फिर कोशिश करके उसको वापस लाती हूँ। नो और आई। मैंने पॉलिटिकल वीडियोस बहुत देखती थी, मेरे फैमिली वाले तंग आ चुके थे, मैंने टोटली बंद कर दिया। और मैं सारा दिन बस ये सुनती रहती हूँ, मतलब बीट आई टोल्ड यू ना, मैं नहाते हुए, खाना बनाते हुए, चाहे भजन लगते हैं चाहे प्रेमानंद जी को सुनती हूँ,
ऑल द टाइम आई एम डूइंग दिस। So you have taken the baby यही step. सुनती हूँ। जैसे आपने कहा कि छोटा स्टेप ही लिया, so you have taken the baby step to see inside, journey inward. इम्प्रूव। हाँ, Yeah, राइट। good. प्लस आई ट्राई टू, अपने जैसे पेशेंट्स है ना, मैं उनको वही सोच के, नॉट पेशेंट्स जिनसे मुझे पैसा ऐंठना है, नो नो, नॉट नेवर लाइक दिस, शुरू से Obvious. नहीं। मैं उनको एक सोच के कि वो एक ईश्वर रूप है जो बीमार आए हैं, एंड आई विद ऑल माय बुद्धि जो ईश्वर ने दी है उससे उनको ठीक दवाई मिले और ठीक रास्ता मार्ग बताऊं, दैट आई ट्राई टू डू That's टू right. द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। Thank you so much. Thank you, Yogini ji, for sharing. Beautiful share. Yes, Sheetal, would you like to share yours? Or if anyone else would like to share, Alka ji, Sapna ji, आज आप लेट ज्वाइन किया था, but still. मैं आज दुबई पहुंची हूँ, अभी एयरपोर्ट पे हूँ। 10 दिन से इंडिया में थी, तो मैंने पिछली 2 क्लासें भी मिस करी है। अरे अच्छा, ओके। यस, right. लोनावाला आई हुई थी शादी में। ओ, पुणे, राइट। हाँ, लेकिन मैं इतना याद करती थी, फ्राइडे, मंडे और वेनसडे लास्ट वीक तीनों मेरी मिस हुई। थैंक यू। पर मैंने कहा नहीं, आज लास्ट का भी टेक अवे सुन लूंगी तो मुझे हाँ, पूरा मिल जाएगा। beautiful. But would you like to तो share यस, anything that you यस, have adopted practically to हाँ जी, yourself? यस, मैं यही कहूंगी कि ये बुक करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जितना भी, चाहे आप, चाहे मोनिका जी और शीतल जी समझाते हैं, ये प्रैक्टिकल, मतलब हम हमारे लाइफ में जो है ना उसके बारे में ही बात होती है, और ये इनर जर्नी के बारे में है पूरा। और यानी इस बुक से ये मुझे पता पड़ता है कि हम ही अपने लाइफ के क्रिएटर हैं। हम जैसा सोचेंगे वैसा हम करेंगे। बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल जो मोनिका जी ने बीच में बताए थे, वो वाकई में रियल में हार्ट को टच हुए कि हम क्या, कहाँ बढ़ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, और जबकि हमें क्या करना है। तो ये मुझे डिफरेंस पता पड़ा रियल लाइफ का। Right. Thank you. Thank you. थैंक यू, Thank you for sharing, Sapna ji. थैंक यू, Sunaina थैंक or Sheetal, if you would want to share, Sunaina. Yeah, I'm sure. Hi, good evening, everyone. Yes. Actually, I was driving and I was just attending the complete class. I just decided कि मैं पूरा class आज अच्छे से attend करके, और next class में I'll be reading and I'll be doing the activities which I'll be whatever I was doing, right? So अभी जो book से जो मुझे सबसे ज्यादा सीखने के लिए मिला है, वो एक तो ये है कि फोकस्ड अप्रोच को डेवलप करके कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए वट एवर, जैसे परमहंस योगानंदा जी का एक मतलब उनको पता था कि उनका पर्पस क्या है, तो वो उस पर्पस के पीछे, मतलब वो फोकस के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ वो लगे ही हुए थे। तो उनके करेक्टर से जो दो मेन चीजें जो मैंने यहाँ लेने की और समझने और सीखने की कोशिश की, दैट वाज फोकस एंड कंसिस्टेंसी। एंड सेकंड वाज लाइक जो अभी अभी रीसेंट चैप्टर्स में भी कवर हुआ कि मतलब किसी भी तरह की बीमारी को हम अपने माइंड से मतलब माइंड को कंट्रोल करके या माइंड को फोकस करके मतलब हम ठीक कर सकते हैं। तो मेरे अभी बॉडी में जैसे देर आर सर्टेन इश्यूज लाइक आई एम फेसिंग राइट नाउ, सो ये मैंने अभी डिटर्मिनेशन के साथ मैंने मतलब ये एक संकल्प लिया है कि जो भी मेरे बॉडी में बीमारियां हैं या कोई भी छोटी से छोटी या कोई भी डिजीज है, चाहे वो छोटी से छोटी हो चाहे वो बड़ी, तो टच वुड अभी तक ऐसा फेस नहीं किया और ना ही फेस करने को मिले। तो आई वुड बी फोकसिंग अपॉन दैट एंड आई विल ट्राई टू फोकस अपॉन दैट कि मैं अपनी माइंड के ऊपर वर्क करके, फोकस करके, जो भी वट एवर आई एम इशू आई एम फेसिंग, उसको मैं कैसे हील कर सकती हूँ, वन थिंग। And second is I will be sharing my experiences soon when I'll be overcoming now whatever disease I'm having. And third is कि जो मुझे सबसे एक अच्छी बात लगी कि मतलब जैसे परमहंस योगानंदा जी ने अपना पर्पस को मतलब ढूंढ ही लिया हुआ है, तो आई थिंक हम भी किसी ना किसी पर्पस के साथ, ये बुक डिफाइन करती है कि मतलब हमारे लाइफ में भी मतलब छोटे और बड़े कोई ना कोई पर्पस हैं। एंड अपने भी, हम भी अपनी जो सोल ग्रोथ से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स या लेसन्स लेके आए हुए हैं, तो ऑलरेडी हम उन चीजों को फेस कर रहे हैं,
बट कहीं ना कहीं हमें शायद उन चीजों को फेस करने के लिए जितनी समझ और जितनी एजुकेशन चाहिए है, ये बुक हमें एम्फेसाइज करती है कि आप कुछ भी अगर चाहें तो वो आप अचीव कर सकते हैं बाय हैविंग दैट, डेवलपिंग दैट काइंड ऑफ माइंडसेट एंड उस तरह का थॉट डेवलप करके अपने ऊपर काम करके वो चीजें मतलब की जा सकती हैं, मतलब हासिल की जा सकती हैं। ये मुझे बहुत ही एक हालांकि हमें पता है, लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा और फोकस हो गई हूँ कि मेरी लाइफ में जो जो भी लेसन्स मेरे सामने आ रहे हैं तो मैं उनको एनालाइज करने की कोशिश करती हूँ कि व्हाट एम आई ट्राइंग टू लर्न आउट ऑफ इट। ये मेरा थोड़ा सा फोकस जो है वो कहीं ना कहीं फिक्स हुआ है कि रादर देन फोकसिंग अपॉन प्रॉब्लम की प्रॉब्लम्स हैं, मतलब उसको ना देखते हुए प्रॉब्लम को पहले तो एक्नॉलेज करना, जैसे भूमिका जी ने कहा कि मतलब मैं ये एक्नॉलेज करती हूँ, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो एक्चुअल में एक्नॉलेज करना ही होता है। तो मुझे लगता है कि वो एक्नॉलेज करने से आप अपने आप के ऊपर काम कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मतलब मैं भी देख पा रही हूँ कि हाँ यार जो जो प्रॉब्लमेटिक एरिया हैं लाइफ में, छोटे हैं या बड़े हैं या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उसको पहले तो मैं ये एक्नॉलेज कर रही हूँ कि हाँ ये चीज है, मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ और इसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम है। तो अब नेक्स्ट क्या है, इसका सोल्यूशन क्या क्या है। तो मैं उन सोल्यूशंस की तरफ ज्यादा सोल्यूशन सेंट्रिक ज्यादा हो गई हूँ, हालांकि मैं थी लेकिन मैं और ज्यादा फोकस हो गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस बुक की वजह से जो मेन चीजें दैट इज फोकसिंग अपॉन अगेन कि मैं कहाँ फोकस डाल रही हूँ और क्या मैं करना चाह रही हूँ और क्या मैं कर सकती हूँ बेटर, और मेरी समझ में क्या है, नॉलेज में क्या है, उसको मैं और एक्सपैंड करने की कोशिश करने लगी हूँ कंपैरेटिवली पहले के। तो these are the biggest learning I am getting out of these chapters, and from his like character, whatever energies he was having. So I think मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको पासिंग बाय भी अगर हम बन पाए तो ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है। So yeah, these things I'm trying to learn more, focusing upon learn and grow के ऊपर एटीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा और ज्यादा फोकस हो गया है कि उसको लेसन को लर्न करके उसको लिंगर ऑन नहीं करें, मतलब लेसन लर्न करें और आगे बढ़ें, उसमें स्टक नहीं रहे। तो ये मैंने बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगता है कि इस बुक की हेल्प से देखने की कोशिश की और सीखने की कोशिश की है। या थैंक यू सो मच। Thank you, Sunaina, for sharing your learnings and takeaways and how you are more focused and you are more consistent for taking action on all the weaknesses that you have had, and you're more यस committed now onwards after reading this यस, book. मुझे लगता है कि मैं एक्सपैंड कर रही हूँ, मतलब मुझे आइडियाज और बेहतर आने लगे हैं, पेशेंस और थोड़ा सा डेवलप हो गया है, सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच थोड़ी सी और बेहतर हो गई है। मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं करने में सक्षम हो रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। या थैंक यू। Beautiful, right? Thank you. Thank you. Yes, Sheetal, would you like to share your kind thought, या please? थैंक यू। या इन शॉर्ट मैं छोटा सा आज का भी थोड़ा सा रिफ्लेक्शंस लेना चाहूंगी, जस्ट बिकॉज आई हैव जस्ट हाईलाइटेड फ्यू थिंग्स Mhm. जो चीजें मुझे टच की आज के चैप्टर में या आज की रीडिंग में। पहली बात तो ये कि वो कह रहे हैं कि वो मेरे प्रत्येक रुगन दांत को ढूंढ ढूंढ कर उखाड़ते जा रहे थे। तो मेरे अभी तक की जो मोनिका जी का बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि व्हाट हैव यू अप्लाइड, आपने इस बुक से अभी तक जो भी पढ़ा, इतने पेजेस पढ़ डाले 200 से ऊपर, तो अप्लाई क्या किया। मुझे लग रहा है कि इस लाइन से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक्सेप्टेंस देख ली है अपने अंदर कि अगर कोई मेरे लिए कोई नुक्स बता रहा है या कोई मेरा ऐसा कैविटी से भरा हुआ कोई दांत ढूंढ के बोल रहा है कि शीतल इसे उखाड़ फेंको, तो मैं उस चीज के लिए रिसेप्टिव हो गई हूँ। मुझे वो खामियां एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं आती। मुझे लगता है कि देर इज एन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड इफ समबडी इज गिविंग मी दैट फीडबैक देन आई शुड टेक इट ग्रेसफुली एंड यूज इट फॉर माई कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट, कह लो जो भी है। दूसरी बात, यहाँ जो लिखा है शांत मन से मनुष्यों के शब्दाडंबर की, मतलब शब्दों का आडंबर है। इट्स लाइक सो मच ऑफ फैंसी थिंग्स पीपल आर पोर्ट्रेइंग थ्रू देयर वर्ड्स, लेकिन उसके पीछे के विचार को पहचानने का गुरुजी यहाँ प्रयास करते थे। ये बात निकल के आ रही है कि गुरुजी उनके लिए प्रयास करते थे या किसी भी शिष्य के लिए। मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है, क्योंकि यहाँ एक्सपीरियंस के बारे में क्वेरी है कि आपने इस बुक से क्या एक्सपीरियंस किया है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं लोगों के साथ बैठती हूँ ना, तो वो जो नहीं बता रहे वो पहचानने में जब एक छोटा सा भी एफर्ट जाता है। नाउ दैट आई हैव आल्सो स्टार्टेड टैरो रीडिंग, तो मैं टैरो का भी रीड करते हुए किसी का माइंड
इंटरप्रेट, माइंड तो नहीं, उसका कार्ड इंटरप्रेट कर रही होती हूँ, और वो बोलता है ना सामने से कि अरे ये बात मेरे दिमाग में थी जो आप बोल रहे हो, ये वर्ड्स मेरे दिमाग में चल रहे हैं जो आप बोल रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है फिर इन लोगों ने बातों को छुपा के क्यों बताया, ये शब्दों का आडंबर क्यों खेल रहे हैं, उसके पीछे के विचार क्यों छुपा रहे हैं। शायद यहीं पे कहीं ना कहीं उनको कोई हीलिंग चाहिए जो वो टैरो से लेना चाह रहे हैं या उस रीडिंग से। तो मुझे लगता है कि ये, सपना जी शायद लाइन आपकी म्यूट नहीं है। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये जो गुरु जी वहां प्रयास कर रहे हैं ना, वो अनुभव करने का मुझे थोड़ा सा मौका मिल रहा है, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ह्यूमन बिहेवियर समझने में हेल्प कर रहा है। और बिकॉज जैसे डायमंड तराशने के लिए हीट से गुजरता है, ये बड़ी प्यारी बात यहाँ बोली है कि इस अग्नि की तप्तता साधारण सहन शक्ति से परे होती है। मतलब लिटरली देर आर टाइम्स व्हेन यूनिवर्स टेस्ट्स यू। आपको लगता है आप अब टूटोगे, आप अब टूटोगे, आप अब हारोगे, आप अब हारोगे। पर जो रेजिलियंस मैंने सीखी है पिछले 3-4 सालों में, वो मुझे लग रहा है इस बुक से कनेक्ट हो पा रही है। और शायद उस रेजिलियंस के कारण मैं आज इस बुक तक पहुंच पाई हूँ और इसे पढ़ पा रही हूँ। और बड़ी प्यारी बात यहाँ लिखी है कि प्यार से भी चीजें लाई जा सकती हैं, चेंज तो प्यार से भी आ सकता है, और ज्ञान से भी आ सकता है, विवेक से भी आ सकता है। बट ये है कि आप दोनों ही तरीके यहाँ लिखा है समान रूप से प्रभावकारी हैं। अब आपको किस तरीके ने ज्यादा चेंज, अपने पास्ट में जाके झांकना चाहिए कि मुझे पेन ने ज्यादा चेंज किया या प्लेजर ने। वॉज आई प्लेजर ड्रिवन पर्सन, मुझे कोई चीज अचीव करने का ड्राइव था, या किसी पेन से दूर भागने के लिए ड्राइव था। ये सारी चीजें टटोलने में ये बुक हेल्प कर रही है कि मैं अपना चेंज का मेथड जान पहचान पाऊं कि हाउ डू आई चेंज इफ आई वांट टू ग्रो फर्दर। क्या मैं पेन ड्रिवन चेंज लूंगी या मैं प्लेजर ड्रिवन चेंज लूंगी। सो दैट आर माय लर्निंग्स फ्रॉम द टुडेज रीडिंग एज वेल एज ओवरऑल बुक का भी मुझे लग रहा है कि ह्यूमन बिहेवियर समझने में बहुत हेल्प कर रही है। सो दैट इज माय शेयरिंग फॉर टुडे, थैंक यू। एंड आई थिंक इसमें बहुत डेप्थ में जाएं तो बहुत कुछ निकलेगा, पर उतना हमें टाइम नहीं अलाउ कर रहा। बट थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस। या यस तुषार। मैंने कहा प्लेजर प्लेजर ले दे रही है ये, पेन तो हटा रही है एक तरह से। प्लेजर होना तो दे यही रही है। चाहिए भूमिका जी, पर कई लोग क्या होते हैं जिनको पेन की एकदम अतिशोक्ति हो जाती है ना, जब कहते हैं कि चरम सीमा पे आपका घड़ा भर गया है, तब वो जाके उस जगह से हिलते हैं। और कुछ लोग होते हैं क्योंकि उन्हें नए मंजिल हासिल करनी है, नए मुकाम हासिल करने हैं, तो वो अपनी जगह छोड़ के हिलते हैं। तो लोगों के ना ड्राइवर जो होते हैं ना, उनको धक्का मारने वाली चीजें अलग होती हैं। कईयों को दुख से भागने के लिए धक्का पड़ता है लाइफ का, और कईयों को कुछ पाने की खुशी धक्का देती है। वरना कई लोग, मुझे अभी कल भी कुछ ऐसे लोग मिले जो कहते हैं कि जीवन में सब कुछ तो है भगवान का दिया, तो पाने की कोई और ज्यादा जिज्ञासा ही नहीं है, इच्छा भी नहीं है, और कंप्लेसेंट हो जाते हैं, जिसे कहते हैं ना अपने आप में संतुष्टि है। तो जहां संतोष की एक छोटी सी भी झलक आ जाती है ना, वहां आप चेंज नहीं होते। लेकिन जब जब आप दर्द में होते हो ना कि हाँ भाई रोटी नहीं है घर में तो कमाने निकलना ही है, तो वो पेन आपको निकालता है घर से, रोटी कमाने भेजता है। वो एक्सपीरियंसेस बड़े लोगों को आई थिंक स्टडी करने चाहिए अपने लिए। राइट, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। शीतल, जो आपने ये जो टुवर्ड्स द एंड आपने कहा था कि आप ये देखो कि आप जो लर्निंग है वो पेन के थ्रू ले रहे हो या जॉय के हम्म। थ्रू ले रहे हो। और जो पेन आता है वो एक्चुअली में वो दैट्स एन इमेंस लर्निंग, दैट गिव्स यू एन इमेंस लर्निंग। अगर मैं जॉयफुली, अगर मैं अपने बच्चों को सिखाऊं कि हाँ बेटे अगर आप गिरोगे तो चोट लगेगी, और चोट लगेगी तो ऐसा फील होगा, दर्द होगा हल्का सा मीठा मीठा, अगर छोटी सी चोट है, अगर आप ज्यादा गिरोगे तो बहुत दर्द होगा। तो ये मैंने वर्बली बोल दिया जॉयफुली, हाँ ठीक है, हाँ होगी लर्निंग। बट पेनफुल लर्निंग इज व्हेन दे एक्चुअली फॉल डाउन एंड दे फील दैट पेन। वो या पेनफुल। बच्चा गिर गिर के ही साइकिल चलाना सीखता है ना, वही वाली कहानी आ गई या कि जब तक गिरेगा नहीं वो बढ़ेगा नहीं। उंगली पकड़ के चलाते रहोगे तब तक वो चलना भी पूरा नहीं सीखेगा, उंगली छुड़वाओगे तो चलना सिखाओगे। तो करेक्ट। युक्तेश्वर जी के साथ भी यहाँ पे बार बार कटु शब्दों का प्रयोग होना, आलोचना करना, और उनके पिताजी के सामने उनको प्रेज ना मिलना, ये सब वही डायरेक्शन है कि आपको साइकिल हाथ मतलब अपने आप चलानी है, बैलेंस खुद करना है, या फिर चलना सीखना है तो पेरेंट्स का हाथ छोड़ना है। सिमिलर काइंड ऑफ आई थिंक लर्निंग यहाँ छुपी है कि अगर दुनिया या जीवन में मुझे कोई झटके मिल रहे हैं ना, तो वो झटके मुझे गिर के उठना ही सिखा रहे हैं, तो मैं उन झटकों का स्वागत करती हूँ। एंड आई वाज सो रेजोनेटिंग विद व्हेन ही सेड कि इतनी आलोचना और इतना क्रिटिसिज्म बिना, बिकॉज आई गो थ्रू इट एवरी डे, है ना।
तो मैं सोच रही थी अरे यार उनको भी तो हो रहा है, तो मैं इसको क्यों नहीं, मतलब आई डू टेक इट हम्म। पॉजिटिव, नॉट पॉजिटिवली बट कंस्ट्रक्टिवली, पॉजिटिवली तो नहीं कहेंगे बट हाँ कंस्ट्रक्टिवली, कि ये क्या टीचिंग है मेरे को, है ना। लेकिन कई बार होता है हम हार भी जाते हैं, कई बार होता है कि नहीं लिया जाता, बट देन एट टाइम्स आई फील लाइक कि क्या उसके पीछे का, तो अभी उन्होंने कहा कि उनको भी बहुत क्रिटिसिज्म आलोचना फेस करनी पड़ी थी, और गुरु ने उनके पेरेंट्स को जाके बोल दिया, पापा को ही बोल दिया, और उनको इतना फील हुआ। तो मैंने कहा ये उधर उनके साथ भी हो रहा था, वो तो कितने लर्नेड थे, और उनके गुरु जो वो किसी और ही लेवल के थे, और गुरु ने ये कहा, एक्सेप्ट किया अपोलोजेटिकली। तो मैंने कहा, वैसे मेरे दिमाग में तभी थॉट आ रहा था कि यार वो इतने बड़े गुरु हैं, उनको अपनी, वो इसको जस्टिफाई भी कर सकते थे, और वो जो योगानंदा जी उसको एक्सेप्ट भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया, उन्होंने कहा कि हाँ मेरी गलती हुई है। तो मैंने कहा इतने बड़े लेवल का आदमी भी से भी गलती हो सकती है, और फिर वो उसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि यार मेरे से गलती होगी, हाँ पेरेंट को तुम्हें नहीं बताना चाहिए था, पर मैं तेरे को जरूर हथौड़े मारता रहूंगा, तेरे पापा तक नहीं जाने दूंगा बात। बट ही वाज स्टिल, वो एक बहुत अच्छे गुरु थे कि मैं तेरे को जहाँ पे मुझे लगेगा चोट पहुंचानी वहां पहुंचाऊंगा, लेकिन पेरेंट्स तक बात नहीं जाएगी। तो अगर उन्होंने मिस्टेक कमिट किया तो वो भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। देन आई हैव हैड फ्यू पीसेस ऑफ शेयरिंग फ्रॉम टुडेज ओनली, कि जो बात हम किसी को कन्वे करते, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी से एंड व्हाट वी वांट टू से, इन्फ्रेंशियल एंड लिटरल दोनों मीनिंग एक बात के डिफरेंट हो जाते हैं। इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे इमोशंस बिहाइंड द वर्ड्स कन्वे ही नहीं होते। हम जो वर्ड्स या टोन यूज कर लेते हैं वो हमारी सही बात को कन्वे ही नहीं कर रही होती, और वो बात गलत सेंस में आगे टेकअप हो जाती है, और हम भी ऐसा कर लेते हैं कई बार। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जो बात हम कहने चाहते हैं उसके पीछे का जो इमोशंस है कई बार वो पहुंचता ही नहीं अगले तक। तो लिटरल एंड इन्फ्रेंशियल दोनों मीनिंग चेंज हो जाते हैं। So we should and we must try to convey in the right tone, one, and second is हमें भी जब एक्सेप्ट करना है तो सेम ही हमें यही फिल्टर से यही देखना पड़ेगा कि हो सकता है टोन हार्श हो सकती है। यहाँ पे ये भी बात आई थी अभी कि विद काम माइंड, मतलब इनकी लैंग्वेज और थी बट आई हैव गिवन इट रिटन इट माई लैंग्वेज, विद काम माइंड यू कैन रीड द इमोशंस बिहाइंड द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। अगर आपके आपके शांत मन है ना, फिर आप समझ लोगे। तो कहते सुनैना भी बहुत बारी हमेशा यही कहती है, इन्होंने भी कहीं से लर्निंग लिया एंड शी इम्पार्ट्स द सेम, कि हर एक इंसान की जो भी बात करने की होती है उसकी इंटेंट हमेशा बेस्ट होती है, वो अपनी बेस्ट इंटेंट से ही बोल रहा होता है। हमें हार्श फील हो रहा होगा लेकिन उसकी इंटेंट उसकी समझ से या उसकी विजडम से बिल्कुल ही सही होती है। तो हमें रिसेप्टिविटी में हम उतने नहीं होते, या उसकी टोन हो सकता है हार्श हो सकती है विच डजंट रीच टू अस। देन एक और चीज, जब उन्होंने कहा कि मेरे जो गुरु थे उनके इतने सारे डिसाइपल नहीं थे, शिष्य नहीं थे। सो इससे मैंने एक लर्निंग लिखी, डोंट ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ द क्राउड। यार आपको बहुत लोगों को खुश करने की, पीपल प्लीजर बनने की क्या जरूरत है। मेरे को ये भी पसंद नहीं करती, मेरा वो रिश्तेदार नहीं करता, नहीं करना ना। आप हो ही सकता है आप डिफरेंट लेवल के हो, तो आप थोड़े से लोग जो हो ही सकता है आपके सर्कल में भी ना हो वो आपको पसंद कर रहे हो, इवन दैट्स ओके। सो डोंट ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ द क्राउड। You even you have a very minimal followers or people who like you because of who you are as a person, and that's okay। आपको सबसे क्यों अप्रिसिएशन लेनी है, सबके फेवरेट क्यों ही बनना है। युक्तेश्वर जी नहीं थे सबके फेवरेट, वो सिर्फ उन लोगों के थे। उन्होंने कहा कि इफ यू आर सिग्निफिकेंट यू मे नॉट बी पॉपुलर with the masses but with the few and you should accept it। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये रोज मेरे जहन में आती है कि बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी के हर कोई, यार हर किसी को हम खुशी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा अभी मैंने ये इससे लर्निंग ली कि आई डोंट नो वेदर आई एम टेकिंग इट राइट और रॉन्ग, बट अगर आप ठीक है आप हो सकते हो उस लेवल पे ही नहीं हो, वो मैच ही नहीं कर रहे हैं लेवल, तो आपको क्यों अगले को खुश करना है या उस लेवल तक जाना है, क्योंकि उसे खुश करना है। यू कैन मेंटेन योर लेवल, यू कैन कीप अपग्रेडिंग। तो जिसको आपके लेवल तक पहुंचना है वो हो सकता है 10 ना हो, 2 होंगे, लेकिन आप तो अपग्रेड रहो। वो लोग जिसको अपग्रेड करके आप तक पहुंचना है पहुंच जाएंगे, आपको 8 लोगों के लिए नीचे आने की जरूरत नहीं है। आप अपना लेवल मेंटेन करके रखो। देन विजडम एंड नॉलेज उन्होंने कहा कि इफ यूज्ड with tender और इवन हार्श टोन बोथ आर इम्पैक्टफुल। कहा कि अगर आप में ज्ञान है और बुद्धि है तो आपकी टोन हार्श भी हो या टोन सॉफ्ट भी हो,
वो इम्पैक्ट जरूर डालते हैं। अगर आपने बात कन्वे करने का तरीका, हो सकता है आपका हार्श, कठोर हो सकता है सॉफ्ट भी, लेकिन आपने बात अगर बुद्धिमत्ता से कन्वे की तो वो इम्पैक्ट जरूर डालेगी। तो उसमें टोन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन इवन ग्रेट पीपल विच आई हैव ऑलरेडी आई थिंक शेयर, कि ग्रेट पीपल भी वो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपोलोजाइज किया कि हाँ सॉरी यार, तेरे पापा से नहीं बोलना चाहिए था। तो मुझे लगा यार ओ अच्छा, ऐसे लेवल के लोग भी इतने सिद्ध गलती करते हैं, और वो छोटी सी गलती है की और फिर अपोलोजाइज भी कर दिया कि हाँ, यानी कि देख बहुत इजीली वो जस्टिफाई करके निकल सकते थे, और परमहंस योगानंदा जी आसानी से उसको एक्सेप्ट भी कर लेते जो भी वो कहते। पर नहीं, उन्होंने कहा कि हाँ नहीं ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं, फादर से नहीं बोलूंगा, बट मैं तेरे पे काम करता रहूंगा। सो देयर वर लॉट ऑफ ब्यूटीफुल लर्निंग्स टुडे, जो मैं जब भी कोई लर्निंग लेती हूँ ना, मैं अपनी, आई थिंक सभी ऐसा ही करते होंगे, मैं अपने रियल लाइफ इंसिडेंट से, बड़े इवेंट से मैच करके ना कनेक्ट कर रही होती हूँ कि कौन सी चीज कहाँ पे फिट कर रही है और मैंने उसको कैसे उठानी है। तो बहुत सारी चीजें थी ये, लेकिन आज की जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि इफ यू आर सिग्निफिकेंट यू मे बी पॉपुलर विद जस्ट वन टू पीपल, वन टू और थ्री, यू डोंट हैव टू बी पॉपुलर इन मासेस, ठीक है यार, इट्स ओके। तो वो जरूरी नहीं है, आप अपने लेवल उस लेवल तक रखो, जिसको आपके पास आना है वो अपना लेवल अपग्रेड करके पहुंचे आप तक, दैट्स ओके, perfectly all right, I think. Anyone else who would want to share before we wind up? Sheetal, yes, please go ahead. तुषार, जस्ट बिकॉज आई हैव टू लीव इन 5-7 minutes, मेरी एक Yeah, कॉल है। मैं please. एक लास्ट शेयरिंग देना चाह रही हूँ एंड देन आई हैव टू लीव, क्योंकि मैंने रिफ्लेक्शन टाइम में जो पिछला था वो पीस पढ़ लिया, तो मुझे एक लाइन बड़ी अच्छी लगी जो मैं शायद अगर लास्ट कॉल में होती तो बोलती। वो ये कि उन्होंने बोला कि बचपन में मेरे को कुछ शॉर्ट टर्म ऐसे टीचर्स मिले थे जिनसे मैंने गलत शिक्षाएं ली थी। जो मोनिका जी ने आज मूवी की बात की है, भले ही वो नाम बाद में देख के बताएंगी, उस मूवी में भी यही है कि क्रिटिसिज्म मिल रहा है। लेकिन यहाँ इन्होंने बात की थी पिछली क्लास में कि उनको ऐसे कई शिक्षक मिले जो उनको नहीं लापरवाही से काम करने पे भी डांटते नहीं थे, फटकारते नहीं थे। और उन्होंने बोला कि ऐसी शिक्षाओं को तो हम एब्जॉर्ब करना बड़ा इजी लगता है क्योंकि डांट कम पड़ रही है, लेकिन गुरुदेव जी के जो डिसिप्लिन वाली और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी लेने वाली जो उनकी तरीके थे ना, वो उनको हेल्प कर रहे थे और उसकी वजह से इन्हें क्रिटिसिज्म लेना आ रहा था। जैसे कि मोनिका जी की मूवी वाले एग्जाम्पल में कि क्रिटिसिज्म लिया तो फिर क्रिटिसिज्म छोटा लगने लगा बड़ी कंपनीज में या प्रोफेशन में। तो हमें भी ये देखना है कि हम गलत शिक्षाएं कितनी ग्रहण कर चुके हैं या कितनी आगे पास ऑन कर रहे हैं। ये भी एक पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है विच वी विल हैव टू थिंक अपॉन एंड पॉन्डर अपॉन। या जस्ट Thank you. वांटेड टू ऐड। Yeah, थैंक यू। thank you so much. Thank you for this sharing. I think if there is none who would want to share, we can wind up today's beautiful session. Is there anyone else who would want to share, or we can just wind up? We're already have crossed the time, and it's We are over two time. half past. Yeah, half I'll have past to eight. leave. Let's have the prayer. Yeah, please, I will. Would you want to हाँ जी, prayer the prayer concluding prayer? Sheetal? Tushar will carry on. You All you right. carry. Yeah, all right. Let's have our concluding prayer with the folded hands. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Thank you everyone for your time, contribution, शांति energy, शांति opinion. शांति। Thank you. Shubhratri. Thank you, Monica ji. Bye. Thank you, Thanks, Monica ji. Tushar. Thanks, Bye. Sunaina, Thank you. Piyush ji, Thank you, Sapna Sheetal. ji, Alka ji, सबको Yogini ji, Bhumika ji. Thank you, Sunaina. Bye-bye. Bye. Bye, everyone. Thank you.